जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों कहते हैं कि तू गगन का सूर्य बन के दे धरा को ऊष्मा, देख के गति तुम्हारी वो चले जो है थमा। तू ही मूल नव सृजन का पर न दम्भ हो भरा, नाम भर तेरा जो निकले महक जाए ये समा। हमारे किसान अपनी मेहनत लगन से कृषि क्षेत्र के आसमान में सूर्य बनकर ना सिर्फ चमक रहे हैं, बल्कि दूसरे किसान साथियों को भी अपने नवाचारों से, अपनी मेहनत से, अपने अनुभवों के प्रकाश से उनके रास्ते को प्रकाशित कर रहे हैं। सूर्य की बात चली है तो आज कृषि में सूर्य यानी सौर ऊर्जा का क्या महत्व है, इसकी बात करेंगे। मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, कृषि में काम कर रहे हैं 2000 कृषि स्टार्टअप। भरतपुर में जैविक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एग्री ड्रोन से घटेगी कृषि लागत और इसबगोल में करें मोइला कीट का प्रबंधन। नियाम जयपुर के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में 2000 स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियाम जयपुर के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। समारोह के दौरान श्री तोमर ने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान किए। उन्होंने एग्री इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का फीता काट कर शुभारंभ भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि चुनौतियों का जिक्र करते हुए किसानों की देशभक्ति को याद किया। उन्होंने कहा कि कृषि कल का इंतजार नहीं कर सकती। यह वह क्षेत्र है जिसमें दूरदर्शी सोच के साथ रणनीतियां बनानी होती हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 तक देश में कुल 32 स्टार्टअप कार्य कर रहे थे। मोदी सरकार के प्रोत्साहन से आज देश में 10,000 के करीब स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें 2000 स्टार्टअप तो कृषि के शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार तकनीकों, रणनीति, कृषि वैज्ञानिकों और राज्य सरकारों के सहयोग से आगे बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादों के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में पहले या दूसरे पायदान पर है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं को भी कृषि क्षेत्र में आगे आना होगा। कृषि क्षेत्र को और बेहतर बनाने से ही गांव समृद्ध होंगे, क्योंकि देश की 56% आबादी कृषि पर निर्भर है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि दुनिया में भारतीय खाद्यान्न की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे खाद्य फसलों का निर्यात नए रिकॉर्ड बना रहा है। कार्यक्रम के दौरान समारोह के अतिथियों ने नियाम द्वारा प्रशिक्षित अनुदानित स्टार्टअप के उत्पाद लॉन्च करने के साथ अनुदान के चेक भी प्रदान किए। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को प्लेटिनम अवार्ड, नेशनल राइस रिसर्च संस्थान कटक को डायमंड अवार्ड और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य अतिथियों ने इंक्यूबेशन सेंटर की वेबसाइट, एफपीओ बिजनेस स्कूल, साथ ही नियाम के 9 प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। दीक्षांत समारोह में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। भरतपुर जिले के खरेरा गांव में आत्मा परियोजना के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को जैविक खेती और जैविक खाद्यान्न की जानकारी दी गई। कृषि विभाग भरतपुर के द्वारा आत्मा परियोजना के तहत खरेरा गांव में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन गौशाला के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण में गांव के 100 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों को जैविक खेती के फायदे बताए गए। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर योगेश शर्मा ने कहा कि जैविक खेती सभी के लिए सेहत का खजाना है। चाहे बात खेत की मृदा की हो या फिर मानव, पशुधन के साथ साथ पर्यावरण,
जल जंगल की सेहत की। जैविक सभी के लिए लाभकारी है। उन्होंने किसानों को उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि जैविक उत्पाद उपयोग से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तनाव आदि बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम को कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के अधिष्ठाता डॉक्टर उदय भान सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों को वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, नेडेप कंपोस्ट, हरी खाद, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत और जैविक कीटनाशक बनाने के बारे में बताया। बीज निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश शर्मा ने किसानों को बीजोत्पादन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फसल के साथ बीजोत्पादन करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम बीज उत्पादन पर कार्यक्रम चला रहा है। किसानों को अनुदान पर उन्नत किस्मों के बीज भी उपलब्ध करवा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर पर ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ ने ड्रोन का बटन दबाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर पर एग्री ड्रोन द्वारा फसलों पर कृषि रसायनों के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ ने ड्रोन का बटन दबाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग एक नई क्रांति लाएगा। सरकार ड्रोन खरीद पर किसानों को अनुदान दे रही है। उन्होंने ड्रोन को कृषि लागत घटाने में सहायक बताया। कार्यक्रम को SKRAU के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्र ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू को एक ड्रोन उपलब्ध करवाया गया है। इससे किसानों को ड्रोन तकनीक को समझने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयानंद ने बताया कि ड्रोन की आधुनिक कृषि में काफ़ी उपयोगिता है। ड्रोन के उपयोग से किसान फसलों में कम समय में आवश्यकता अनुसार कृषि रसायनों का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े फलदार पौधों में भी आसानी से कृषि रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। प्रदर्शन कार्यक्रम में झुंझुनू सीकर जिले के लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। किसान भाइयों, इसबगोल की फसल में मोइला कीट का प्रकोप होता है। इससे उपज में गिरावट आती है। उचित रसायनों के छिड़काव से रोग का नियंत्रण संभव है। तापमान में उतार चढ़ाव के लिहाज से इसबगोल संवेदनशील फसल है। मौसम में बदलाव इस फसल को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तापमान के चलते फसल में मोइला कीट फैलने की संभावना रहती है। यह सूक्ष्म कीट पौधे की पत्ती, तना, टहनियों का रस चूसता है। अधिक प्रकोप होने पर पूरा पौधा मधुस्राव से चिपचिपा हो जाता है। कीट नियंत्रण के लिए किसान भाई डाइमिथोएट 30% का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा और कृषि के संबंध की। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के बढ़ते कदम क्यों ज़रूरी हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से एक लाभ का सौदा हो सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रमादित्य दवे, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग MPUAT उदयपुर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि सूर्य की ऊर्जा का जो महत्व है इसे आदिकाल से समझा जा रहा है। ये तो हम भी मानते हैं कि हमारी जो परंपरागत कृषि थी उसमें जब अनाज को भंडारित किया जाता है तो सूर्य की किरणों से उसको सुरक्षित करने के लिए पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। और सूर्य तो शारीरिक व्याधियों को दूर करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हमारे इलाज में, हमारे आयुर्वेद में भी इसका महत्व है। अगर कृषि की बात की जाए, किस तरीके से कृषि में सौर ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे कृषि के लिए रूपांतरित किया जा रहा है, ये बताइए। देखिए, सौर ऊर्जा को हम दो तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। पहला है तापीय ऊर्जा और दूसरा है विद्युत ऊर्जा। जहाँ तक कि पहली तापीय ऊर्जा का सवाल है, इसमें हम सूर्य की ऊष्मा का प्रयोग करते हैं अलग अलग कार्यों में। कृषि का क्षेत्र है
वहाँ पर हम अनाज को या जो फल या जो भी हमारी सब्जियां हैं उनको सुखाने में मददगार होता है। पहले भी हम इस कार्य को करते थे, लेकिन वो जो पुराना तरीका था उसमें हम खुले आसमान में एक कपड़े के नीचे अपने अनाज या अपना फल या सब्जियां रख देते थे, लेकिन उससे नुकसान ये होता था कि पशु पक्षी आकर खा जाते थे, उसको 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ती थी। मगर 20वीं और 21वीं सदी में हमने इस प्रकार के एक यंत्र बनाए हैं जिसमें हम इस सूर्य की ऊर्जा में जो ऊष्मा नियत है उसको हम एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं बंद बॉक्स में, और फिर हम उस बॉक्स में हमारा अनाज या फल या सब्जियां भर कर रख देते हैं और उसे हम सुखाने के लिए रख देते हैं। तो इससे हमारा अनाज खराब भी नहीं होता और हमें जो एक रिज़ल्ट चाहिए अनाज के सूखने के संदर्भ में वो हमें आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा सौर तापीय ऊर्जा का प्रयोग हम सोलर कुकर में भी कर सकते हैं। जहाँ गैस की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर हम कुकर की सहायता से हम खाना भी पका सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात करें कि हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं और किस तरीके से वो ना सिर्फ कृषि में बल्कि घरेलू उत्पाद में भी हम काम में ले सकते हैं, ये बात समझ में आई। लेकिन जानना चाहेंगे कि MPUAT उदयपुर द्वारा सौर ऊर्जा को किस तरीके से देखा जा रहा है और किस तरीके से क्या गतिविधियाँ सौर ऊर्जा को कृषि के क्षेत्र तक ले जाने के लिए की जा रही है, बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा है और इस प्रश्न में मैं उत्तर देना चाहूँगा कि हमारा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय दोनों इस क्षेत्र में बहुत शानदार कार्य कर रहा है और राजस्थान में हम सिरमौर हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे विश्वविद्यालय में करीब 1055 ऑन ग्रिड के सोलर पावर प्लांट स्थापित है, जिससे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और प्रतिदिन करीब हमारे 4000 यूनिट इससे विद्युत ऊर्जा जनरेट हो रही है, जिसके कारण हमें प्रति महीने करीब 8 से 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा हमने हमारे हॉस्टल में सोलर हीटर लगा रखे हैं, जिससे कि छात्रों को सर्दी के महीने में गर्म पानी की व्यवस्था उनको मिल सके। इसके अलावा हमने हमारे छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के तहत हमने सोलर लैंप बनवाए हैं और उन सोलर लैंप को हमने हमारे जो मदार और छाली विलेज जो हमने गांव गोद लिए हैं उनके ग्रामीण छात्रों को हमने बांटे हैं। इसके अलावा हमने जहां ढाणियों में जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है वहां हमने सोलर होम लाइट सिस्टम बनाए हैं और जिसकी पूरी दक्षता हमने अपने छात्रों को दी है और फिर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें बांट दिए हैं, ताकि रात के समय जब बिजली की उपलब्धता नहीं हो तो वे अपने रसोई में इसका बिजली का सोलर उत्पादित बिजली का प्रयोग कर सकें। जी डॉक्टर साहब, बात करें कि हमारा जो किसान साथी है वो सोलर प्लांट जो है या सौर ऊर्जा है उसे अपनाना चाहे, मगर कहीं ना कहीं नई चीज़ होती है तो मन में बहुत से सवाल होते हैं कि किस तरीके से काम करता होगा, क्या तकनीक होती होगी। तो सौर ऊर्जा की तकनीक कृषि में किस तरह काम करती है, वो तकनीक बताइए। जहाँ तक सौर ऊर्जा का प्रश्न है, किसान सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत का भली भांति अपने खेती में प्रयोग कर सकता है। इसमें 2 प्रकार के प्रयोग हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके ऑफ ग्रिड की। ऑफ ग्रिड के तहत जो विद्युत उत्पादित होती है सौर यंत्र के द्वारा, इससे वो अपना पंप चला सकता है और वो पंप से जो पानी निकलेगा उससे वो सिंचाई में काम ले सकता है। इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ने व्यवस्था कर रखी है और उस स्कीम का नाम है, जो वर्तमान में जो स्कीम चल रही है उसका नाम है PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना में 3 कंपोनेंट हैं। पहले कंपोनेंट के तहत जो धनाढ्य किसान है या जो ग्रामीण क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है या जो NGO काम कर रहे हैं, वे खाली पड़ी भूमि या बंजर भूमि पर एक ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगा सकते हैं, जिसकी क्षमता 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक रहेगी। और इसके लिए भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने दोनों के लिए एक बैंक से फाइनेंस की भी व्यवस्था कर रखी है और उससे जो बिजली उत्पादित होगी वह सरकार खरीदेगी, डिस्कॉम खरीदेगी और 3 रुपये 14 पैसे पे उसको पैसा किसान या जो भी यंत्र लगा रहा है उसे मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, PM कुसुम योजना की हम बात कर रहे हैं, हम और विस्तार से जानना चाहेंगे क्या कोई ऐसे चरण है, कोई ऐसी बात है जो PM कुसुम योजना के तहत हमारे किसानों को जाननी चाहिए और रह गई हो, तो वो भी बताइए। PM कुसुम योजना का एक दूसरा कंपोनेंट है जो किसानों के लिए बहुत हितकर है, जिसके तहत किसान अपने खेत में सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा सकता है।
ये दोनों भारत सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर इस योजना को चला रहे हैं, जिसके तहत 60% सब्सिडी है और जिसके तहत किसान अपने खेत में 3 HP, 5 HP और 7.5 HP का सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा सकता है और किसान को सिर्फ 40% उसकी लागत मूल्य का देना है और उस 40% में भी 30% राजस्थान सरकार व भारत सरकार दोनों मिलकर बैंक से फाइनेंस कराएगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि किसान को सिर्फ 10% देना पड़ेगा। इसी का एक और कंपोनेंट है जिसके तहत किसान अपने खेत में ऑन ग्रिड एग्रीकल्चर पंप लगा सकता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब जब किसान को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस पंप की सहायता से अपनी सिंचाई कर सकता है और जब वो उसका प्रयोग नहीं करेगा तो जो बिजली उत्पादित होगी सौर यंत्र से उसको वो डिस्कॉम को दे सकता है और उसके बदले में उसे सरकार कुछ पैसे देगी। इस प्रकार दोहरा फ़ायदा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, दोहरे फायदे की अगर बात की जाए, किसान हो या किसान के हितैषी हो, वो सब चाहते हैं कि किसान की जो उन्नति है वो दुगनी तेजी से हो, उसकी आमदनी दोगुनी हो। अगर राजस्थान की बात की जाए, अगर सूर्य की ऊर्जा की बात की जाए तो सौर ऊर्जा का हब है हमारा राजस्थान। ऐसे में राजस्थान में सौर ऊर्जा को और किस तरीके से नवाचारी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और कृषि के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरीके से जागरूकता के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बताइए। राजस्थान में करीब 142 गीगावाट सोलर उत्पादन की क्षमता है और जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर दिसंबर 2022 तक करीब हमने 6 गीगावाट तक की बिजली उत्पादित कर दी है। और इसके तहत हमने राजस्थान में ही जोधपुर जिले में एक सोलर पार्क का निर्माण किया जो केवल राज्य का नहीं, राष्ट्र का नहीं, मगर पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और भी हमने छोटे पार्क हमने जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में लगाए हैं, ठीक है। और आवश्यकता है विश्वविद्यालय के द्वारा, सरकार के द्वारा, NGOs के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा कि वो किसानों के बीच में जाकर इन सभी योजनाओं को, जैसे PM कुसुम योजनाओं को उनको बारे में बताएं, कार्यक्रमों के द्वारा बताएं। और एक और जानकारी मैं आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहूँगा कि यदि कोई किसान सरकार की किसी योजना को, कुसुम योजना का फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो राज्य सरकार द्वारा स्थापित हर जिले में उद्यानिकी विभाग में जाकर वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब बात करें हमारे प्रदेश राजस्थान की, जहां बिजली का संकट हमेशा से रहा है और किसान जो है वो खेती करता है, या यूं कहें राजस्थान की मूल आमदनी कृषि से ही है। ऐसे में कृषि को उन्नत करने के लिए, बिजली संकट से उबरकर सौर ऊर्जा की तरफ जाने के लिए किसान को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा, या फिर यूं भी इस बात को हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं कि बिजली संकट होते हुए भी सौर ऊर्जा के माध्यम से वो अपनी खेती को किस तरीके से उन्नत बना सकते हैं, ये बताइए। देखिए मैडम, आज भी हम जानते हैं कि कई ढाणियों में, कई जो ऐसे गांव हैं जो बहुत इंटीरियर में हैं, आज भी उन तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। जहां ये बिजली नहीं पहुंच पा रही है या जहां बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती है, वहां पर सौर ऊर्जा बहुत कुछ योगदान दे सकता है, खासकर कृषि में और ग्रामीणों के विकास में भी। सौर ऊर्जा से हम वह सारे यंत्र चला सकते हैं जो पहले बिजली से चलते थे। तो जैसे हमारा खेतों में हमें छिड़काव करना है तो छिड़काव से पहले हम एक बैटरी चलित एक यंत्र का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वही अब सौर ऊर्जा से चल सकता है। उसी प्रकार हम जैसे पहले सुखाते थे अपनी सब्जियां और अनाज, सुखाते धूप में सुखाते थे, खुले में सुखाते थे, तो वहाँ हम सोलर ड्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे बिजली चलित पंप का इस्तेमाल हम पहले करते थे, वहीं आज हम सौर ऊर्जा से पंप चला सकते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ बिजली का प्रयोग है या जहाँ जहाँ गर्मी का प्रयोग है, वो हम सारे सौर ऊर्जा के यंत्रों के द्वारा उनका प्रयोग करके किसानों की कृषि में योगदान दे सकते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान वर्तमान दिसंबर 2022 में जो भारत सरकार ने आंकड़े रिलीज़ किए हैं उसमें राजस्थान सिरमौर बना हुआ है, प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान ने जितनी सोलर से बिजली उत्पादित की है वो किसी भी राज्य ने उत्पादित नहीं की है। और हमारे विश्वविद्यालय और भी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वे किसानों के बीच में जाकर इनको जागरूक कर सकते हैं कि आप सोलर की जो ऊर्जा है उसको अपनाएं, अपनी कृषि में अपनाएं, अपने घरों में अपनाएं, ताकि हमारा राजस्थान और हमारा भारत विकास कर सके। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के बढ़ते कदम, इस विषय पर डॉक्टर विक्रमादित्य दवे, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग MPUAT उदयपुर से आप हमारे बीच आए, आपने समय निकाला, बहुत अच्छी जानकारी किसानों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी का लाभ उठाते हुए आप भी सौर ऊर्जा को अपनाकर कम लागत अधिक मुनाफे की तरफ कदम बढ़ाएंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते अपने मूल मंत्र को दोहराएंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।